हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2022 के जीएस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 20 क्वेश्चन को कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भिद स्रोत है। यह सेम प्रश्न पूछा गया था 2010 में यूपीएससी द्वारा और वापस पूछा है 2022 में। उस समय स्टेटमेंट में एक पॉइंट ये भी था कि जो चावल है वह जो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक करते हैं। सेम यही लाइन लिखी हुई थी। तो देख लीजिए किस प्रकार से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर कहा गया है मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इन फसलों में से किसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है या कौन वायुमंडल में छोड़ते हैं, तो वो है धान। पहली बात तो जो मेथेन होती है वो जो जलीय फसल होती है या फिर जलीय क्षेत्र होता है वहाँ से अधिक निर्मुक्त होती है। जैसे जो मैंग्रोव वन हो गए वहाँ से भी क्या है, मेथेन ज़्यादा रिलीज होती है। तो जलीय क्षेत्र जहाँ भी होते हैं ना, वहाँ पर आर्द्र भूमि वगैरह होगी, वहाँ से मेथेन रिलीज ज़्यादा होती है। तो चावल भी एक प्रकार से, तो चावल का खेत भी क्या है, एक प्रकार का आर्द्र भूमि होता है, इसलिए चावल के खेत से भी मेथेन उत्सर्जित होती है। क्यों होती है उसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मेथेन के बारे में देखते हैं। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसके बारे में यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। यूपीएससी जो ग्रीन हाउस गैस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। हर साल ग्रीन हाउस गैस पर एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ग्रीन हाउस गैस हो गया, ओजोन से संबंधित जो गैसें हो गई, या फिर जो अम्लीकरण से संबंधित जो गैसें हो गई, किसके कारण अम्लीय वर्षा वगैरह होती है। ये यूपीएससी का सबसे कोर टॉपिक है। आप मानो ना मानो, आपको ओजोन, जीएचजी या फिर अम्लीकरण से संबंधित जो टॉपिक है उससे एक प्रश्न आपको गारंटी के साथ मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। तो जो मेथेन है वो कैसी है, रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील और जल में अघुलनशील गैस है। अन्य नाम इसका क्या है, इसको मार्स गैस भी बोला जाता है या फिर इसे मिथाइल हाइड्राइड भी बोला जाता है। ये अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है। इसका जो आयु काल कितना है, 20 वर्ष का होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता इसकी CO2 से 80 गुना अधिक है। CO2 के 80 अणु जितना वैश्विक तापमान में योगदान देता है उतना मेथेन का एक अणु दे देता है। 60% मेथेन उत्सर्जन मानवीय गतिविधियों से होता है। और मानवीय गतिविधियों में स्रोत क्या है, सबसे ज़्यादा स्रोत है कृषि, और उसमें भी सबसे बड़ा है चावल की खेती। कृषि के बाद आते हैं जीवाश्म ईंधन और उसके बाद ठोस अपशिष्ट व अपशिष्ट जल मेथेन उत्सर्जन में योगदान करता है। मेथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए पहले बहुत सारी स्टार्ट की है, वर्ल्ड लेवल पर भी और इंडिया लेवल पर भी। इसलिए जो वैश्विक पहल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार शायद मेथेन से संबंधित कोई वैश्विक पहल का प्रश्न मेरे को लगता है कि आएगा। तो यहाँ पर एक पहले अंतर्राष्ट्रीय मेथेन उत्सर्जन वेधशाला, इसको स्टार्ट किया गया था यूएनईपी द्वारा 2021 में। नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मेथेन उत्सर्जन वेधशाला। इसका उद्देश्य योग्य डेटा प्रदान करना कि मेथेन का उत्सर्जन कितना हो रहा है, तो उसकी जानकारी प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। जो IMEO है इसके तहत मेथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा सीधा आ सकता है, मार्स लिखा होगा MARS, ये किससे संबंधित है, इस प्रकार का यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। तो IMEO के तहत मेथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स लॉन्च किया गया, जिसका इंडिया पार्ट है। मार्स इज द फर्स्ट ग्लोबल सैटेलाइट डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन सिस्टम। मार्स क्या एक सैटेलाइट है जो मिथेन को डिटेक्ट करने का काम करता है। COP27 जो मिस्र में हुआ था उसके तहत जो मार्स इसको लॉन्च किया गया था। दूसरा है वैश्विक मिथेन प्रतिज्ञा, ग्लोबल मिथेन प्लेज। इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसको COP26 में ग्लासगो के अंदर EU और USA के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है 2020 के स्तर से 2030 तक मिथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% तक की कटौती करने का प्रयास करना है। भारत इसका सदस्य नहीं है क्योंकि भारत को अभी जो अपने कई जो विकासात्मक कार्य करने हैं उसके लिए मिथेन उत्सर्जन होगा, इसलिए भारत इसका पार्ट नहीं बना है। अब चावल की खेती है उससे मिथेन उत्सर्जन क्यों होता है उसको हम देखते हैं। चावल की फसल जलमग्न खेतों में कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन के कारण मिथेन उत्सर्जित करते हैं। जब पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वहां पर उनका क्या होता है, अवायवीय अपघटन होता है, जिसके कारण क्या होता है, मिथेन का जनन होता है। अगर वायवीय अपघटन होता तो CO2 रिलीज होती, लेकिन यहाँ पर अवायवीय अपघटन हो रहा है इसलिए मिथेन रिलीज होती है। जब जलमग्न चावल के खेत अवायवीय परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जहां ऑक्सीजन दुर्लभ होती है, जिससे मिथेनोजन सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा मिलता है, और ये जो मिथेनोजन सूक्ष्म जीव है ये मिथेन को उत्सर्जित करने में योगदान करते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मिथेनोजेनेसिस। जो गोबर गैस होती है उसमें भी क्या होता है, मिथेन सर्वाधिक होता है, CH4 होता है। तो वहां पर भी क्या होता है, एक वन टैंक के अंदर क्या होता है, जो गाय का गोबर वगैरह है उसका क्या किया जाता है, अवायवीय अपघटन किया जाता है, जिससे मिथेन उत्पन्न होती है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी होती है। कुल मानव जनित मिथेन उत्सर्जन में 11% के लिए चावल उत्पादन जिम्मेदार है।
दूसरा वहां पर था नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पूछा था। नाइट्रस ऑक्साइड 3 जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है उसमें से एक है। पहली है CO2, उसके बाद मीथेन, उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड। औसत जीवन काल इसका 117 वर्ष है। N2O के शीर्ष उत्सर्जक कौन है, ऐसा यूपीएससी पूछ सकता है। तो सबसे शीर्ष उत्सर्जक है नाइट्रस ऑक्साइड का चीन, उसके बाद है भारत, फिर तीसरे नंबर यूएसए और चौथे नंबर पर है ब्राजील। जो नाइट्रस ऑक्साइड इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और गैर ज्वलनशील गैस होता है। ये आसानी से जलता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता इसकी है CO2 से 300 गुना अधिक, यानी कि जो CO2 के 300 अणु ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देंगे वह N2O का एक अणु दे देगा। N2O उत्सर्जन का 74% कृषि गतिविधियों से होता है। अब कृषि में क्या है, यूरिया का यूज करते हैं, तो यूरिया है वो N2O उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1980 से 2020 के बीच N2O उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई है। चावल के खेतों में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के उपयोग से N2O उत्सर्जित। N2O मिट्टी के अंदर नाइट्रीकरण, अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, अमोनिया होता है NH3, उसका नाइट्रेट में NO3 में रूपांतरण, उसे बोला जाता है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रस ऑक्साइड मिट्टी के अंदर नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। ये प्रक्रियाएं मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाती हैं। और जो नाइट्रोजन आधारित उर्वरक होते हैं वो क्या करते हैं, इन उर्वरकों की उपस्थिति बढ़ा देते हैं, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। तो ये रीजन है चावल के खेतों में N2 उत्सर्जन या फिर मीथेन उत्सर्जन अधिक होने का। कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। ये चीज़ें आप साथ ही साथ ध्यान में रखना। और ये हम पहले 2021 का जब पेपर डिस्कस किया था वहाँ पर हम कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों की बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम है। यहाँ पर देखिए ऊपर का प्रश्न क्या है, चावल से संबंधित, और वापस जो एग्जामिनर था उसको दूसरा प्रश्न मिला नहीं तो वापस चावल से संबंधित प्रश्न वापस पूछ लिया धान गहनता प्रणाली के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है कि धान गहनता प्रणाली है जिसमें क्या किया जाता है, धान के खेतों को कई बार सुखाया जाता है, उसको खोदा जाता है और उससे क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर शुष्कन क्लेदन इसका कोई ध्यान रखना ही नहीं है। आपको रखना है कि जो धान गहनता प्रणाली है यहाँ पर पूछा थी क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है। आपने इतना ध्यान आपने अगर धान गहनता प्रणाली के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत और आपको ये पता है कि ये धान गहनता प्रणाली है वो पॉजिटिव है, वो कृषि के लिए अच्छी है, बस और कुछ भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ पूछी जाती है, पॉजिटिव चीज़, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट हमेशा सही होंगे और उसके नेगेटिव पॉइंट हमेशा गलत होंगे। ये बात आप ध्यान में रखिए ही रखिए। जब मैंने 2022 में इस प्रश्न को किया था तो मेरे को ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला इतना पता था नहीं। मैं यहाँ पर सोचने लग गया कि क्या पता बिजली की कम खपत करेगा या नहीं करेगा, क्या पता टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करे, बिजली की खपत ज़्यादा कर ले। ऐसा सोचा, फालतू माइंड लगाया मैंने, क्योंकि उस टाइम इतना पता था नहीं। तो ऐसा सोच के मैं उसमें ए आंसर करके आया था और वो गलत था। आपको आंख मीच के कुछ भी नहीं देखना है। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ पूछ रखी है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट है उसको हमेशा सही करना है और नेगेटिव पॉइंट को हमेशा गलत करना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है बीज की कम आवश्यकता। बीज की कम आवश्यकता यानी कि पॉजिटिव बात है, क्योंकि ज़्यादा बीज का क्या है, वेस्टेज नहीं होगा और किसान का जो खर्चा है वो भी कम आएगा। पहला पॉइंट सही। दूसरा है मीथेन का कम उत्पादन। मीथेन बड़ी समस्या है, ग्लोबल मीथेन है वो सबसे बड़ी समस्या है ग्रीन हाउस गैस के रूप में, तो इसका कम उत्पादन होगा, यानी कि ये क्या है, पर्यावरण के लिए पॉजिटिव चीज़ है। तीसरा है बिजली की कम खपत करना। बिजली की कम खपत, बिजली का बिल नहीं आएगा और बिजली का वेस्टेज नहीं होगा। और बिजली बनती किससे, जो जीवाश्म ईंधन है उनसे बनती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर बिजली की कम खपत करके हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, साथ ही साथ जो किसान की जो जेब खर्च है उसको भी बचा रहे हैं, सरकार पर जो बर्डन है वो भी कम हो रहा है। इसलिए तीसरा पॉइंट भी होता है पॉजिटिव और सही, यानी कि आंसर डी, और कुछ सोचना ही नहीं है। चावल गहनता प्रणाली या धान गहनता प्रणाली, इसे पहली बार 1980 के दशक में मेडागास्कर में विकसित किया गया था और तब से भारत सहित दुनिया के कई देश इसका अभ्यास कर रहे हैं। इसमें 15 से 20% भूजल की बचत होने तथा चावल की उत्पादकता में सुधार होने का वादा किया गया है, जो अब लगभग स्थिर अवस्था में है। चूंकि चावल गहनता प्रणाली से पानी की जरूरत कम हो जाती है, इसलिए सिंचाई के लिए बिजली की खपत भी कम हो जाती है, क्योंकि पानी कम चाहिए, बिजली खपत कहाँ होती है, पानी निकालने के लिए ग्राउंड वाटर से, तो यहाँ पर पानी इतना चाहिए नहीं, तो इतनी बिजली की खपत होगी नहीं, तो बिजली की बचत होगी। यह कम पानी, कम बीज और कम रसायनों के साथ पारंपरिक चावल की खेती के बराबर या उससे अधिक उत्पादकता देता है। इसका कुल प्रभाव बाहरी इनपुट में निवेश में पर्याप्त कमी है, यानी कि बाहरी जो खर्चा है वो कम लगेगा। और लाभ क्या इसके, धान की पैदावार में वृद्धि होती है, रोपाई के लिए आवश्यक बीजों की कम खपत होती है, रासायनिक उर्वरकों और कृषि रसायनों का उपयोग कम करना पड़ता है, सिंचाई जल की आवश्यकता कम हो जाती है, उत्पादन लागत कम हो जाती है, उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी, किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर चावल गहनता प्रणाली है, उसके क्या है, लाभ ही लाभ है, यानी कि कोई पॉजिटिव चीज़ आई है उसके
पॉजिटिव पॉइंट हमेशा सही होंगे और नेगेटिव पॉइंट हमेशा गलत होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पर चावल गहनता प्रणाली के बारे में देख लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल बन गई है? यह करंट का प्रश्न था और काफी फैक्चुअल प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको नहीं आए तो एग्जाम में छोड़ सकते हैं। ये प्रश्न ये छोड़ने लायक है क्योंकि इसमें कोई भी गैस नहीं होगा, क्योंकि ये वन वर्ड वाला क्वेश्चन है, कुछ गैस नहीं कर सकते। अगर हाँ गैस करना हो 1 पॉइंट कट जाएगा। लेक विक्टोरिया है, आपको पता होगा सबसे बड़ी जो झील है अफ्रीका के अंदर, तो ये तो सूख कर मरुस्थल बनी नहीं है। बाकी के नाम तो सुने नहीं होंगे आपने, अगर सुन रखे तो अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम तो जब मैंने ये प्रश्न किया था तब मेरे को पता नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। यहाँ पर इसका आंसर है बी, लेक फागुबिन। अभी हम इन सब लेक्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेक फागुबिन के बारे में। ये कहाँ पर है? ये माली में है। ये जो देश आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं, ये वाला देश कौन सा है? ये माली है। और माली के पास देश कौन से? यहाँ पर ऊपर उत्तर पूर्व में आ गया अल्जीरिया, पश्चिम में आ गया मॉरिटानिया, नीचे यहाँ पर सेनेगल हो गया, इधर आ गया आपका गुआना, फिर नीचे बुर्किना फासो, यहाँ पर कोट डी आइवर, इधर नाइजर आ जाता है। तो उसके भी इन सब देशों के बीच घिरा हुआ है माली, और माली के अंदर लेक फागुबिन जो कि मरुस्थल में चेंज हो गई है। यहाँ पर फागुबिन के बारे में लिखा है, आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको इतना याद रखना है कि फागुबिन लेक है वो कहाँ पर है? वो है माली में, बस और कुछ नहीं जानना आपको। यहाँ पर दूसरा प्रश्न में पूछा गया था आगुटा लेक के बारे में। आगुटा लेक है नाइजीरिया के अंदर, ये देखिए यहाँ पर है नाइजीरिया, और नाइजीरिया में है आगुटा लेक। इतना बस याद रखना है, आगुटा लेक कहाँ पर है? नाइजीरिया में। और आपको इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना है। और प्रश्न में एक पूछा गया था लेक वोल्टा के बारे में। लेक वोल्टा कहाँ पर है? घाना के अंदर। ये घाना देश है, यहाँ पर आइवरी कोस्ट है इसके पास में, और यहाँ पर पूछा गया है लेक वोल्टा के बारे में। अब आपको सिर्फ लेक के बारे में देखा, लेकिन इन देशों की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो भी आपको जान लेनी है। अभी हमने देखा था यहाँ पर सारे देशों के बारे में, माली के पड़ोसी देश कौन से हैं। प्रश्न आ भी सकता है कभी, क्या पता, मतलब सीधा प्रश्न नहीं पूछेंगे कि माली के पड़ोसी देश कौन से, लेकिन हेल्प करते हैं कभी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। तो यहाँ पर घाना देखिए कहाँ पर है? समुद्र के किनारे है। तो 2024 में प्रश्न पूछा गया था कोको की खेती कहाँ होती है, वहाँ पर घाना भी एक ऑप्शन में था। तो अब देखिए घाना समुद्र के किनारे हैं, और समुद्र के किनारे होते हैं तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो केरला के समान बन जाती है, ठीक है। और ये उन्हीं अक्षांश के अंदर भी आता है, तो केरल के अंदर कोको होता है, तो यहाँ पर भी कोको हो सकता है। इस करके हम एलिमिनेट करके भी प्रश्नों तक आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि घाना है कहाँ पर। जो घाना गिनी की खाड़ी है यहाँ पर नीचे, इसके ऊपर पड़ता है घाना। देखिए गल्फ ऑफ गिनी है, और गल्फ ऑफ गिनी के पास में इधर ये देखिए ये रहा घाना। घाना के पास है टोगो, टोगो के पास बेनिन, और इधर आ गया नाइजीरिया जहाँ पर लेक थी अगुटा, और घाना के अंदर लेक है वोल्टा। लेक वोल्टा है वो वोल्टा नदी है उसके प्रवाह में पड़ती है। दूसरी प्रश्न में लेक के बारे में था, वो था लेक विक्टोरिया, और विक्टोरिया लेक है वो सबसे बड़ी लेक है पहली बात तो, और यह अफ्रीका महाद्वीप पर युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है तथा क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक है। सुपीरियर झील है वो लेक विक्टोरिया से बड़ी है, वैसे ये भी आप ध्यान रखना। अगर लार्जेस्ट लेक बाई सरफेस की बात करें तो सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर, जो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। उसके बाद आती है लेक विक्टोरिया, उसके बाद आती है लेक यूरोन, वो भी कहाँ पड़ती हैं? यूएसए के अंदर। उसके बाद आती है लेक मिशिगन, वो भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर पड़ती है। अगर लार्जेस्ट लेक बाई वॉल्यूम की बात करें तो सबसे बड़ी लेक है बैकाल, जो कहाँ में? रसिया में है। उसके बाद आती है आयतन के हिसाब से बड़ी टंगाइका, उसके बारे में हम भी देखेंगे। और उसके बाद आती है सुपीरियर बाई वॉल्यूम में। और डीपेस्ट लेक की बात करें तो सबसे डीपेस्ट लेक है बैकाल, और उसके बाद आ जाती है टंगाइका। अब यहाँ पर प्रश्न में ड्राइंग लेक के बारे में पूछा था कि कौन सी लेक जो है वो मरुस्थल बन गई है। तो हम जो मेजर ड्राइंग लेक है उनके बारे में देख लेते हैं अभी यहाँ पर, ताकि हमारे दिमाग में एक बार रहे कि कौन कौन सी लेक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो है अरल सी, खारे पानी की झील है। ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। ये यहाँ पर रहा कजाकिस्तान और यहाँ रहा उज्बेकिस्तान। इन दोनों के बाउंड्री पे क्या है? ये अरल सी है। यहाँ पर ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा सुकुड़ रहा है। क्यों सुकुड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर दो नदी आती थी, एक तो है अमू दरिया, ये रही यहाँ पर, और एक है सायर दरिया। इन नदियों का क्या है? जो प्रवाह है वो चेंज कर दिया था। किसने? जब सोवियत संघ था उसने। इसके कारण ये जो अरल सी है वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है। दूसरी है लेक उर्मिया। जो लेक उर्मिया है वो खारे पानी की है, और ये कहाँ पर है? ईरान के अंदर है। आपको इतना याद रखना है लेक उर्मिया है कहाँ? ईरान के अंदर है। लेक चाड ये कहाँ पर है?
मीठे पानी की झीलें पहली बात तो ये है नाइजीरिया, कैमरून, नाइजर और चाड, इनकी बाउंड्री पे ये पड़ती हैं लेक चाड। लेक पोपो ये खारी झील है और कहाँ पर है? बोलीविया में स्थित है। लेक पोपो कहाँ है? बोलीविया के अंदर। और बोलीविया कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित एक देश है, स्थल रूप देश है एक मेड, ये लेक मेड है, ये है यूएसए के अंदर। और लेक मेड है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। ये भी क्या है? श्रिंक हो रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। एक है ग्रेट सॉल्ट लेक, ये भी यूएसए के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखना। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है? यूएसए के अंदर। जो मेजर खारे पानी की झीलें हैं उनमें से एक लेक सॉल्ट लेक भी है। लेक इब्न्यूर या फिर लेक इबी बोलते हैं इसको, ये चाइना में है। कहाँ पर है? चाइना के अंदर। लेक ओवंस है यूएसए के अंदर। इन सभी लेक्स के नाम आप एक बार दिमाग में रखना, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन सी लेक श्रिंक हो रही है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लेक में से एक है। अब जो अफ्रीका की ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप यहाँ पर मैप में देखेंगे अफ्रीका की ग्रेट लेक्स के बारे में। आप एक ट्रिक याद रखना इसमें, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप साथ ही साथ लिख देना पेपर में। तो ट्रिक है, तुर्क के राजा एल्बर्ट और रानी विक्टोरिया के तांगे को रुकवाया मेवाड़ के मौलवी ने। आप इस चीज़ को लिख देना। यहाँ पर जो स्पष्ट भाषा बनी है, यहाँ पर अच्छी राइटिंग बनी है, मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनना। तुर्क के राजा एल्बर्ट और रानी विक्टोरिया के तांगे को रुकवाया मेवाड़ के मौलवी ने। ये ट्रिक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ऊपर से नॉर्थ से साउथ का क्रम देखिए। तुर्क से लेक तुर्काना, तुर्क के राजा एल्बर्ट लेक एल्बर्ट, उसके बाद और रानी विक्टोरिया, तो विक्टोरिया लेक हो गई। के तांगे यानी कि टंगाई का, तांगे से टंगाई का, के तांगे टंगाई का को रुकवाया, रुकवाया से रुकवा लेक, मेवाड़ से मेवरू, मौलवी से मलावी। यहाँ पर देखिए मलावी। यहाँ पर जो तुर्काना लेक है वो आती है केन्या और इथियोपिया के बॉर्डर पर। यहाँ पर ये साउथ सूडान टच नहीं करता है, ध्यान रखना आप। फिर आती है लेक क्योगो जो कि युगांडा के अंदर आती है। लेक एल्बर्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा के बॉर्डर पर आती है। लेक एडवर्ड वापस सेम डीआरसी और युगांडा बाउंड्री पर। लेक किवू ये रवांडा और डीआरसी के बॉर्डर पर आती है, यहाँ पर देखिए ये रवांडा। फिर आ जाती है लेक टंगाइका, टंगाइका आती है आपके बरुंडी, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और नीचे आ जाता है अपना जाम्बिया। लेक मेवरू जाम्बिया और डीआरसी के बॉर्डर पर आती है। और लेक रुकवा आ जाती है तंजानिया के अंदर। मलावी लेक हैं वो आती है मलावी कंट्री, मोजाम्बिक और तंजानिया के बाउंड्री लाइन पर। इनको आप दिमाग में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछ सकता है, इनके क्रम भी पूछ सकता है और कौन से देश इनको टच होते हैं ये भी पूछ सकता है। सबसे मेन है लेक विक्टोरिया जिसको टच करता है तंजानिया, केन्या और युगांडा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी या कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? यह भी फैक्चुअल प्रश्न है, पता है तो है, नहीं तो नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी अगर आपको नहीं आए, आप श्योर ना हो तो बिल्कुल भी मत करना। गंडीकोटा घाटी है या कैनियन है वो आता है पेन्नार रिवर पर। एक होता है वी शेप घाटी, एक होता है कैनियन, एक होता है गॉर्ज। वी शेप तो पता है, ऊपर से क्या हो चौड़ा हो और नीचे से संकरा हो, उसे वी शेप बोल देंगे। जो गॉर्ज है वो क्या है, ऊपर भी लंबाई समान होती है, ऊपर भी चौड़ाई समान होती है और नीचे भी चौड़ाई समान होती है, इसको बोलते हैं गॉर्ज। और जो कैनियन होता है उसमें क्या ऊपर से बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, बहुत ज़्यादा खुला होता है और नीचे से भी इतना संकरा नहीं होता है, उसे कैनियन बोलते हैं। तो ये जो गंडीकोटा कैनियन है ये पेन्नार रिवर पर पड़ता है। ये फैक्चुअल प्रश्न था, पता है तो है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पर जो रिवर पूछे गए इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो आंसर क्या था, पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कर्नाटका से। यहाँ पर देखिए मैप में पेन्नार रिवर ओरिजिनेट होती है कर्नाटका से और कर्नाटक से होते हैं आंध्र प्रदेश के माध्यम से ये जो हिंद महासागर है उसमें गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार रिवर का ओरिजिन होता है नंदी पहाड़ियों से होता है और यह 597 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद एक रिवर थी मंजीरा, मंजीरा रिवर। यहाँ पर आप दे रखे हैं ये है गोदावरी नदी और गोदावरी की सहायक यहाँ पर है मंजीरा। ये देखिए रही मंजीरा जिस पर निजाम सागर डैम भी है। मंजीरा रिवर ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटक में बहती थोड़ी और फिर तेलंगाना के माध्यम से मिल जाती किसके अंदर, गोदावरी रिवर में मिल जाती है। यानी कि मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। और प्रश्न पूछा गया था एक तुंगभद्रा रिवर के बारे में। ये देखिए यहाँ पर रही तुंगभद्रा रिवर, तुंगा और भद्रा दो शाखाओं से बनकर मिलती है तुंगभद्रा, जो किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ये बहती है। जो तुंगभद्रा नदी है इसके ही किनारे है हम्पी शहर,
जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी हो गया, होसपेट हो गया, कुर्नूल हो गया, ये सभी जो मेजर शहर है ये तुंगभद्रा रिवर पर पड़ते हैं। और एक प्रश्न पूछा गया था कावेरी नदी के बारे में। ये रही कावेरी नदी, यहाँ पर कोडागु जिले से ओरिजिनेट होती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं हेमावती, काबिनी, भवानी, नयाल, अमरावती, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, वहाँ से क्या है कावेरी ओरिजिनेट होती हैं कोडागु जिले से। कर्नाटक तमिलनाडु ये बहती हैं, 8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियों के बारे में अभी हमने देख लिया है। होगेनकेल जलप्रपात है, होगेनकेल, ये कावेरी नदी पर ही पड़ता है। श्रीरंगम द्वीप, श्रीरंगम द्वीप ये भी कावेरी नदी पर ही आता है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा राजा सागर बांध और मैटूर बांध है वो कावेरी नदी पर ही पड़ते हैं। कृष्णा सागर बांध और मैटूर बांध कावेरी नदी के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा वापस हमने रिवीजन कर लिया है प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यह, जो मेजर शिखर हैं उससे संबंधित है और वो कहाँ पे पड़ते हैं उसके बारे में लोकेशन से संबंधित प्रश्न है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न भी है। यहाँ पर 3 शिखरों के नाम दे रखे हैं, नामचा बरवा, नंदा देवी और नोकरेक। ये कौन से क्षेत्रों में पड़ते हैं? यहाँ पर जो पर्वतमाला है, गढ़वाल पर्वतमाला है या गढ़वाल हिमालय या कुमाऊं हिमालय या फिर सिक्किम हिमालय। तो सबसे पहले तो नामचा बरवा के बारे में आपको पता होगा ही होगा, बहुत डिस्कस कर रखा है। ये सबसे इजी पॉइंट है यहाँ पर नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ सुनते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी सांगपो रिवर कहाँ से तिब्बत में बहती हुई भारत में यू टर्न लेकर कहाँ प्रवेश करती है, तो वहाँ पर कौन सा पर्वत शिखर है? वहाँ पर नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास क्या है, यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र, बहुत बार सुना होगा। तो ये कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र कहाँ यू टर्न लेती है? अरुणाचल प्रदेश में। और गढ़वाल हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड में। तो पहला पॉइंट तो सवाल ही नहीं उठता सही होने का, पहला गलत होता है। आपके 2 ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो गए। अब या तो दूसरा सही है या फिर तीसरा सही है। तीसरा देखिए नोकरेक के बारे में, हमने जो बायोस पर रिजर्व है उसके बारे में पढ़ा था और पहले नोकरेक जो पर्वतमाला इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। कब पढ़े थे? हमने नोकरेक नेशनल पार्क का एक प्रश्न आया था, तो तब हमने कहा था कि नोकरेक नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? मेघालय में है। और नोकरेक जो नेशनल पार्क नोकरेक बायोस पर रिजर्व है वो नोकरेक जो चोटी है वहाँ की कौन सी? गारो पहाड़ियों की, इसलिए उसका नाम भी क्या है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नोकरेक नेशनल पार्क है। तो नोकरेक कहाँ पर है? गारो पहाड़ियों में स्थित है और वो कहाँ पर है? मेघालय में। यहाँ पूछा है सिक्किम हिमालय, तो ये एकदम गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसलिए फिर सीधा सीधी जगह नंदा देवी कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय के अंदर। उत्तराखंड आप ये मैप मानिए उत्तराखंड का, इसके पास इधर आ जाता है नेपाल, ऊपर हिमाचल प्रदेश, नीचे आ जाता है यूपी। ठीक है, उत्तराखंड का जो नेपाल वाला साइड इलाका है उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, और उत्तराखंड का जो हिमाचल साइड इलाका है उसे बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। तो यहाँ पर नंदा देवी वो कहाँ पड़ता है? वो कुमाऊं हिमालय पर पड़ता है। ये भी आप ध्यान में रखना, गढ़वाल हिमालय में नहीं पड़ता, कुमाऊं हिमालय के अंदर। अब हम जो भारत की मेजर चोटियाँ हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ये रहा यहाँ पर मेजर चोटियों के बारे में। सबसे पहले हम कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंगा पर्वत और केटू, जिसे गॉर्डियन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। और ये कहाँ पर आते हैं? पीओके के अंदर। यहाँ पर साल्टारो कांगेरी होगी चोटी, सांसर कांगेरी को चोटी होगी। फिर आ जाते हैं, अभी प्रश्न पूछा गया था नंदा देवी के बारे में। ये मैंने कहा था ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के इस साइड नेपाल वाला इलाका है कुमाऊं, और इधर वाला है गढ़वाल हिमालय। तो जो नंदा देवी है वो कहाँ पड़ता है? कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ यूके, ये मिलाम ग्लेशियर व पिंडार ग्लेशियर के बीच में स्थित है। उत्तराखंड की जो चोटियाँ हैं, कामेट चोटी यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट चोटी है उत्तराखंड की। और माना पास है, उत्तराखंड में 2 पास है मेजर, माना पास और नीति पास। माना पास पड़ता है हिमाचल साइड और नीति पास पड़ता है नेपाल साइड। तो माना पास के ये पास में स्थित है कौन? कामेट। कामेट के समान एक नाम आता है कांगतू। कांगतू जो चोटी है वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, अभी हम देखेंगे। तो और जो उत्तराखंड की चोटियाँ हैं, सतोपनाथ, दूनागिरी, हरदेओल, इनके नाम भी आप दिमाग में एक बार रखना। मेजर कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? नंदा देवी और कामेट। अभी हमने बात की थी कांगतू की, ये देखिए उत्तराखंड में है कांगतू, और यहाँ पर स्थित है नामचा बरवा, जहाँ से क्या ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है। सारामती पीक नागालैंड में है, जिसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है। माउंट ईसो या इसली, ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर के अंदर, मणिपुर में, ये मणिपुर है यहाँ पर। और नीचे आ जाती है फोंगपुई चोटी, ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, फांगपुई। ब्लू फांगपुई नेशनल पार्क भी आपने नाम सुना होगा। त्रिपुरा के अंदर ये चोटी आती है बेतांग लोंगचिप, बेतांग लोंगचिप चोटी आती है त्रिपुरा के अंदर, सबसे हाईएस्ट चोटी है। नोकरेक चोटी ये रही यहाँ पर, कहाँ पर है? गारो पहाड़ियों के अंदर है। और शिलोंग पीक है यहाँ पर जयंतिया पहाड़ियों के अंदर। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजुंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदाकफू, संदाकफू,
झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, यहाँ पर यह पवित्र जैन स्थल भी है, और पारसनाथ शिखर है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है यूपीएससी। सोमेश्वर फोर्ट है, यह चोटी बिहार की सबसे हाईएस्ट चोटी है। महेंद्रगिरी चोटी ओडिशा की सबसे हाईएस्ट चोटी है, ओडिशा की, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ पूरी घाट भी है। कौन? महेंद्रगिरी, दिमाग में याद रखना। पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो कहाँ पड़ती है? ओडिशा के अंदर पड़ती हैं। अरमाकोंडा है, यह जो आंध्र प्रदेश है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के अंदर डोडा बेटा है, जो तमिलनाडु की सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, यहाँ पर नीलगिरी पर्वतमाला है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन है? डोडा बेटा। यहाँ पर आप देखेंगे अन्नाईमुड़ी आती है केरला के अंदर, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी कहाँ है? केरला में, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर अगस्त्यमलाई है, जहाँ पर अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नयार पेपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी चोटी के बारे में आप देख सकते हैं। मलयानगिरी चोटी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आ जाती है कलसूबाई पीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलसूबाई पीक। ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है कौन? कलसूबाई पीक। महाबलेश्वर यहाँ पर स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी है, इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है धूपगढ़, और गुजरात की सबसे हाईएस्ट चोटी है गिरनार। राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है, उसकी सबसे हाईएस्ट की चोटी है गुरु शिखर। यूपीएससी इसके बारे में पूछ चुका है। देखिए चोटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अरावली के बारे में पूछ चुका है, नागालैंड के बारे में पूछा जा चुका है। यहाँ पर ये देखिए नंदा देवी के बारे में पूछा गया है। तो अब धूपगढ़, तो अब अगला नंबर है धूपगढ़ का, कलसूबाई का, और पारसनाथ का। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, आप याद रखना इनके बारे में। और महेंद्रगिरी भी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जितने भी जो मेजर चोटी है, इन सब के बारे में यहाँ पर एक बार जल्दी देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार है, इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है सैडल पीक, जिसके बारे में एनसीईआरटी में दे भी रखा है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत रखता है? यह भी बहुत ही थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न था। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उनको सबको तो पता था, लेकिन 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, फ्रेशर था, मैंने लिवेंट का नाम भी नहीं सुना था पहले, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। लेकिन इसमें लॉजिक है एक, अगर ऑप्शन यूपीएससी ने दे रखे हैं और किसी ऑप्शन में, यदि इन 4 ऑप्शन में से किसी एक जगह के बारे में 2 बार आ रखा है, तो मेजर चांस होंगे कि आंसर उनमें से ऑप्शन में से एक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पूर्वी भूमध्य सागर तट, यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर, ये देखिए यहाँ पर आंसर छुपा हुआ है। बाकी देखिए उत्तरी अफ्रीका तट हो गया यहाँ पर, और फारस की खाड़ी, अफ्रीका के सुरंग। तो यहाँ पर मेजर चांस आंसर होने के हैं भूमध्य सागर तट, इन दोनों में से एक आंसर होगा। इस प्रकार से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, 50-50 के पास पहुँच सकते हैं। हालांकि टोटल सही आंसर तो इससे नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक बार 2 ऑप्शन को एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर 50-50 पहुँच गए, लेकिन डी ऑप्शन देखिए वापस, भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र को, जो भूमध्य सागर बहुत बड़ा है, जिसमें अफ्रीका का एरिया भी आता है, यूरोप का एरिया भी आता है, और एशिया का एरिया भी आता है। तो संपूर्ण तटवर्त जो सभी कॉन्टिनेंट है, उन सारे के तटों को एक नाम तो देंगे नहीं भाई। यूरोप में अपना अलग नाम देगा, अफ्रीका में अपना अलग नाम देगा, या उसका अलग नाम होगा, या फिर जो एशिया वाला तट है उसका अलग नाम होगा। ऐसा भी हम सोच सकते हैं। इससे हम डी ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर बचा गया पीछे ए, ऐसे भी हम वहाँ पर सोच सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है इसके लिए, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है ए, पूर्वी भूमध्य सागर तट है, उसके पास आसपास का क्षेत्र है। पूर्वी भूमध्य सागर तट कौन सा होगा? जो एशिया वाला पार्ट है, जो भूमध्य सागर को एशिया वाला पार्ट टच करता है, उसे बोला जाता है लिवेंट। लिवेंट का मूल अर्थ है पूर्व, या इटली के पूर्व में भूमध्य सागर भूमि। यह फ्रेंच लिवेंट राइजिंग से लिया गया, जिसका अर्थ पूर्व में सूर्य का उदय होना था, या वह बिंदु है जहां से सूर्य उगता है। तो सूर्य पूर्व में उगता है, यानी कि पूर्व में कौन से देश है? एशिया वाले कंट्री आते थे, यहाँ पर इजराइल, लेबनान, सीरिया, इन वाला जो एरिया यहाँ पर है, इन्हें बोला जाता है लिवेंट। ऐतिहासिक रूप से पूर्वी भूमध्य सागर के तटों के साथ का क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया के कुछ निकटवर्ती क्षेत्र का अनुरूप है। तो ये आता है पूर्वी भूमध्य सागर तट है, ये भूमध्य सागर है, इसका पूर्वी तट यहाँ पर ये रहा। अब जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे ही आप मैप को दिमाग में रखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैप भूमध्य सागर का दिमाग में एक बार इमेजिन कीजिए। आप जब मैपिंग को इमेजिन करना स्टार्ट कर देंगे तो मैप आपका बहुत ईजी हो जाएगा। अब जो भूमध्य सागर है उसको जो अफ्रीकी देश टच करते हैं, उसकी आपने ट्रिक सुनी होगी, मतले, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और ई से इजिप्ट, मिस्र। ये ट्रिक हो गई अफ्रीकन कंट्री की, मतले, MATLE, मतले। दूसरा आ जाते हैं एशियन कंट्री। अभी हमने देखा एशियन कंट्री कौन सी थी? गाजापट्टी आ जाती है, उसके बाद आ जाता है इजराइल के बाद आ जाता है लेबनान के ऊपर आ जाता है सीरिया, और सीरिया के ऊपर आ जाता है तुर्की है। ये हो गया एशिया वाला पार्ट। अब हम चलते हैं यूरोप के अंदर।
यूरोप, ये यूरोप समझ लीजिए आप, ठीक है। यूरोप में सबसे इधर आता है स्पेन, स्पेन के ऊपर आ जाता है फ्रांस, फ्रांस के साइड यहाँ पर तटवर्ती छोटा सा देश है मोनाको, मोनाको के साइड में आ जाता है इधर इटली। फिर यहाँ पर एक एड्रियाटिक सी आता है, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के अंदर जो कंट्री है उसकी ट्रिक है एक बोश मैक, इसे बोस्निया हर्जेगोविना, एस से स्लोवाकिया, एम से है मॉन्टेनिग्रो, ए से है अल्बेनिया, सी से है क्रोएशिया, क्रोएशिया बोस मैक। उसके बाद नीचे आ जाता है अल्बेनिया के नीचे ग्रीस, और ग्रीस से वापस टच करता हुआ इधर आ जाता है तुर्की। और दो है वो कौन आइलैंड कंट्री है, एक है माल्टा और एक है साइप्रस। अब हमने भूमध्य सागर में देख लिया है, तो एक थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं। एक आता है एजियन सी, एक आता है मरमरा सी, फिर आता है ब्लैक सी, और फिर आता है सी ऑफ अजोव। एजियन सी और मरमरा सी को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं डार्डेनेल्स स्ट्रेट, डार्डेनेल्स। मरमरा सी और ब्लैक सी है उसको जो जोड़ती है उसे बोलते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। ब्लैक सी और अजोव सी को जोड़ता है उसे बोलते हैं केर्च स्ट्रेट। इनका नाम भी आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने मेडिटेरेनियन सी के बारे में पूरा देख लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्री कौन सी है? बहुत ही सिंपल प्रश्न। पहली बात, अजरबैजान है नहीं। अजरबैजान कहाँ पड़ता है? अजरबैजान पड़ता है जो कैस्पियन सी है उसके पश्चिम में। तो ये तो होने से रहा, पहला ऑप्शन निकाल दीजिए। पहला ऑप्शन निकालते अफगान से सीधा सी आ गया। इतना लफू प्रश्न है। तो यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री इनके नाम आए, तो हम यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री इनके बारे में थोड़ा देख भी लेते हैं। यहाँ पर ही सेंट्रल एशियन कंट्री सबसे इधर ऊपर है कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पर नीचे है अफगानिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। देखिए यहाँ पर कैस्पियन सी कौन टच करता है इसको? तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों में से टच करते हैं। इधर अजरबैजान आ जाता है, नीचे ईरान आ गया, और यहाँ पर आ जाता है रशिया। यहाँ पर ये कैपिटल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो ईस्ट टू वेस्ट क्रम है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इधर सबसे पहले आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी यहाँ पर क्या है? बिस्केक। उसके बाद आ जाते हैं नूर सुल्तान जो कजाकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद किसकी राजधानी? उज्बेकिस्तान की। यहाँ पर ये रहा उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद, यहाँ पर ये रहा। उसके बाद आ जाती है काबुल, फिर आ जाता है दुशांबे जो किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की। ये रहा तजाकिस्तान, उसकी राजधानी दुशांबे। और फिर आ जाता है अज़गाबाद, ये रहा अज़गाबाद, और ये है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। इन सभी की राजधानी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका क्रम भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अफगानिस्तान के बारे में पूछा, उसका देख लेते हैं। ये रहा अफगानिस्तान, इसके नेबरिंग कंट्री देख लीजिए। इंडिया, यहाँ पर जो पीवी वाला पार्ट इंडिया को टच करता है। पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ये यहाँ पर डूरून लाइन है रेड वाली, और ये अफगानिस्तान रहा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न था। पहला कथन है मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। दूसरा है मोनोजाइट में थोरियम होता है। ठीक है, क्या पता हो ना हो। तीसरा है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। पूछा है समस्त तटवर्ती इलाकों में, जो भारत की तटवर्ती इलाके हैं पूरा, अंडमान भी उसमें आ जाता है, लक्षद्वीप भी आ जाता है, और जो जितने 9 राज्य वो भी शामिल हो जाते हैं। क्या सब में क्या है? क्या सभी तटवर्ती इलाकों में मोनोजाइट पाई जाती है? ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट है। समस्त को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। 30 एलिमेंट क्या आपका आंसर सीधा आ गया बी। चौथा क्या है? भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। थोरियम क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियर मिनरल है, जिसकी संसाधित करने की अथॉरिटी सबके पास नहीं होती, गवर्नमेंट के पास ही होती है सिर्फ। इसलिए जो मोनोजाइट है उसमें थोरियम पाया जाता है, इसलिए मोनोजाइट को कौन संसाधित कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए आंसर तो सीधा मिल गया, क्योंकि तीसरा को एलिमिनेट करते ही आंसर आ गया। अब जो यहाँ पर मोनोजाइट है वो क्या है? एक प्रकार का रेत है जिसमें क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अब जो थोरियम है, थोरियम इसका सबसे अधिक भंडारण कहाँ पर? थोरियम का विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। थोरियम सबसे ज़्यादा थोरियम है भारत के अंदर। उसके बाद पाया जाता है ब्राज़ील में, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है यूएसए के अंदर। भारत में थोरियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है केरल। जो थोरियम है यह क्या स्वतः विखंडनीय नहीं है, पहली बात तो, ठीक है।
और भारत का जो परमाणु प्रोग्राम है 3 चरण वाला, जिसमें प्रथम चरण में क्या है यूरेनियम, दूसरे चरण में प्लूटोनियम और तीसरे चरण में क्या है थोरियम का यूज किया जाएगा। और उसमें रिएक्टर होगा उन्नत भारी जल रिएक्टर। तो थोरियम का जो वितरण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? इससे लघु प्रश्न तो क्या ही हो सकता है। अफगानिस्तान वाला जो प्रश्न है इससे लघु प्रश्न ये है। अब सबसे पहली बात आपको बताऊंगा, भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है 22 जून। और 22 जून कौन सा है? जून का दूसरा पखवाड़ा। पखवाड़े का मतलब 15 दिन होते हैं। जून का दूसरा पखवाड़ा क्या है 22 जून है, तो जून का दूसरा पखवाड़ा। आंसर सी बी हो गया। ऐसा प्रश्न गलत करना ही नहीं है। अगर आंख बंद करके भी प्रश्न करना पड़े तो भी प्रश्न सही होना चाहिए। और जो उत्तरी गोलार्ध इसमें सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर, जो क्या है दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? वो होगा 22 दिसंबर। और सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? वो होगा 22 जून, यानी कि जून का दूसरा पखवाड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आर्द्रभूमि या रामसर साइट से संबंधित। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था कहाँ पर? ईरान में 1971 में लागू था, 1975 में। उसके तहत रामसर साइट को घोषित किया जाता है। भारत में कुल 89 रामसर साइट घोषित की जा चुकी है। अभी जो सबसे लेटेस्ट है उसमें एक है उधवा जो झारखंड के अंदर है, एक खेचो पोलरी जो सिक्किम में आ जाती है, और 2 आती हैं तमिलनाडु के अंदर, जिनके नाम याद होते ही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है होकेर आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, रुद्रसागर झील और सस्तम कोटा झील के बारे में। होकेर आर्द्रभूमि है JNK के अंदर। देख लीजिए, आपको रामसर साइट सारी याद रखनी। इस प्रकार का प्रश्न आ गया फिर आपको सारी रामसर साइट याद ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, जिसमें ओनली 1 ओनली 2 आ गया। यहाँ पर एलिमिनेशन का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। जब मैंने 2022 में अटेम्प्ट दिया था तब 45 रामसर साइट थी, लेकिन उस टाइम 45 भी याद करके नहीं गया था क्योंकि इन्वायरमेंट मैंने पहले ही कहा था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। होकेर आर्द्रभूमि पाई जाती है JNK के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की और आर्द्रभूमि कौन सी है? एक तो होगी ओकेरा, एक है हाइगम, एक है सालबुग, एक है वूलर और एक है लास्ट में सुरिसर मानसर। ये मेजर क्या है? रामसर साइट है। कहाँ की? कश्मीर की। अगला है रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो ये हो गया सही। पहला पॉइंट गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। हिमाचल के अंदर एक है रेणुका, दूसरा है पोंग डैम और एक और है चंद्रताल। ये 3 रामसर साइट है हिमाचल के अंदर। रुद्रसागर झील त्रिपुरा की एकमात्र रामसर साइट है। सस्तम कोटा झील है वो पाई जाती है केरला के अंदर। केरला के अंदर 3 रामसर साइट है, एक है सस्तम कोटा, एक वेम्बनाड और तीसरा है अष्टमुदी। और तमिलनाडु ये नहीं है, तो आंसर यहाँ पर हो गया ओनली 2 बी। सस्तम कोटा है यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, दक्षिणी केरल में स्थित है। 2002 में इसको रामसर साइट घोषित किया था। रेणुका झील है यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। हिमाचल में एक जगह है नाहन से 36 किलोमीटर दूर ये रेणुका आर्द्रभूमि स्थित है। आर्द्रभूमि है इसके तहत आता है एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भारत की 2 रामसर साइट आती है। एक है केवलादेव जो राजस्थान में आती है, दूसरी है लोकटक जो है मणिपुर में। आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही। आज हमने कुल 10 प्रश्न किए हैं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।